हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है, सबसे पहले मैं आपको इसका हेडिंग का मतलब बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इशू ऑफ ह्यूमन सेंट्रिसिटी इन कॉपीराइट लॉ। तो हेडिंग का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सब जानते हो जो कि क्या काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है आपके लिए चीज़ों को आसान करना। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मतलब मशीन्स का यूज़ करना, उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। और जो भी इशू चल रहा है ह्यूमन सेंट्रिसिटी का कॉपीराइट लॉ में। ह्यूमन सेंट्रिसिटी का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स का किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, मतलब ह्यूमंस को देख के कोई चीज़ जो है उसको, ह्यूमन बींग्स को किसी चीज़ में कंसीडर करना, मुख्य मानना। तो कॉपीराइट लॉ में क्या इशू चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया लॉ लाया है, जो वाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे कि इंडिया में इसको लेके क्या लॉ चल रहे हैं और इंडिया को आगे फ्यूचर में क्या करने की ज़रूरत है। पूरा इशू मैं आपको डिटेल में सुनाऊंगा, एक एक चीज़ जो है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो यार मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 1-2 महीने तक इन लेक्चर्स को देखो, आपका वोकैब स्ट्रांग हो जाएगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो आ जाएगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। और मेरा नाम है अभिलाष। तो क्या लिखा हुआ है? The executive order in the United States issued by Biden administration on October 30 on safe, secure and trustworthy artificial intelligence illustrate the changing attitude of global leaders towards artificial intelligence regulation। जो अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो इशू किया है अक्टूबर 30 को, ये किसके ऊपर आया है? सेफ, सिक्योर मतलब सही तरीके से सुरक्षित, और ट्रस्टवर्दी मतलब जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, इसके ऊपर एक ऑर्डर इशू हुआ है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि इलस्ट्रेट करता है। इलस्ट्रेट का मतलब होता है बताना। द चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ ग्लोबल लीडर्स टुवर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन, कि कैसे जो है एटीट्यूड, जो व्यवहार है लीडर्स का, वो चेंज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की के रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है, जो रूल है, उनको लेके। Implementation and the use of artificial intelligence without the necessary safeguards can have enormous implications for the future of humanity, and the changes in regulatory approaches are the welcome development। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, कि किस तरह से हमें काम करना है, और जो यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विदाउट द नेसेसरी सेफगार्ड, मतलब सेफगार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, और इसके क्या हो सकते हैं, कैन हैव एनॉर्मस इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफेक्ट, इनॉर्मस का होता है बहुत बड़े। तो इसके बहुत बड़े इफेक्ट हो सकते हैं जो हमारा फ्यूचर है ह्यूमैनिटी का, उसके ऊपर। और ये जो चेंजेस हो रही है ना रेगुलेटरी अप्रोचेस में, मतलब जो हम लोग रूल चेंज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, ये एक वेलकम डेवलपमेंट है। मतलब इसका सभी लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओनरशिप एंड इन्फोर्समेंट। इन्फोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना। ओनरशिप का मतलब होता है अगर मेरी कोई कार है तो उसका मालिक मैं हूँ, मतलब ओनर मैं हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग का ये मतलब था, वन ऑफ द मैनी एरियाज वेयर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज रेज्ड टफ क्वेश्चंस इज ओनरशिप एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपने क्रिएट किया है, इनोवेट किया है, बनाया है अपनी समझ से, वो होता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब ही होता है कि बुद्धिमानी से जो आपने आइडियाज़ क्रिएट किए हैं, जो उसके ऊपर जो है आपका राइट होना, उसको बोल, वो हो गई आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सपोज करो मैंने कोई कविता लिखी है तो उस पर मेरा कॉपीराइट है, ठीक है, वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई। जब मैंने कोई चीज़ बनाई है तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने अपने आइडियाज से बनाई है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज, उसमें एक एरिया है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना टफ क्वेश्चन को उठाता है, वो है ओनरशिप। कि ओनरशिप किसके पास है भाई, जितने आइडियाज़ हैं उनकी ओनरशिप किसके पास है। और इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, की किस तरह से हम लोग लागू कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, बाइल जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स सच एज चार्ट जीपीटी एंड मिड जर्नी अलो पीपल विद मिनिमल क्रिएटिव स्किल्स टू प्रोड्यूस रीजनेबली ब्यूटीफुल आउटपुट विद द हेल्प ऑफ कपल ऑफ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कोई सिंबल का यूज़ करना। तो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब किस तरह से काम करती हैं ये सारी चीज़ें, जब
वाइल जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, जब हम लोग जनरेट करते हैं या यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जैसे चैट जीपीटी हो गया, मिड जर्नी हो गया, ये अलो करता है लोगों को विद मिनिमल क्रिएटिव स्किल्स, मतलब आपके अंदर कोई ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, कम से कम मिनिमल क्रिएटिव स्किल्स के थ्रू आप लोग प्रोड्यूस कर सकते हो रीजनेबली ब्यूटीफुल आउटपुट। मतलब आप कुछ भी लिखोगे ना अगर चैट जीपीटी में, तो आपको उसका पूरा सार मिल जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा स्किल की भी ज़रूरत नहीं है। विद दी हेल्प ऑफ कपल ऑफ टेक्स्ट, थोड़े से टेक्स्ट आप टाइप करोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी किसी भी चीज़ की। दियर यूज हैज़ रेज्ड इन नंबर ऑफ कॉपीराइट रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन वो डेटा जो आपके पास आता है, अगर सपोज करो आपने चैट जीपीटी में लिखा कि मुझे कोई असाइनमेंट बनाना है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो एक बहुत ही अच्छा असाइनमेंट आपके सामने आ जाएगा, इन्वायरमेंट के ऊपर बढ़िया से बना होगा। तो ये सारी चीज़ें ना कुछ कपल ऑफ मतलब कुछ क्वेश्चन उठाती हैं कॉपीराइट इश्यूज को लेके, कि ये जो चैट जीपीटी जो डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है भाई, ये कहाँ से आया, ये किस ऐप से चुराया गया है। This include whether the use of copyright related materials including text and images as training data infringes the right of millions of author and artists on the internet। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, चाहे हम लोग कॉपीराइट मटेरियल की यूज़ की बात करें, उसमें कॉपीराइट मटेरियल भी आएगा, ठीक है। चैट जीपीटी अपने से डाटा कहाँ से क्रिएट करेगा, वो भी अलग अलग जगह से उठाएगा, उसमें टेक्स्ट भी आती हैं, इमेजेस भी आती हैं जो दूसरी दूसरी जगहों से आती हैं, और वो ट्रेनिंग डेटा के रूप में आती हैं। और ये क्या करता है, इन्फ्रिंजिस का मतलब होता है उल्लंघन करना, ये उल्लंघन करता है मिलियंस ऑफ ऑथर्स एंड आर्टिस्ट ऑन द इंटरनेट, मतलब बहुत सारे आर्टिस्टों का ये डेटा लेगा और आपको कंपाइल करके जोड़ के एक साथ दे देगा। तो इससे क्या हो रहा है, कॉपीराइट का इन्फ्रिंजिस हो रहा है, मतलब उल्लंघन हो रहा है। ए रिलेटेड क्यूरी रिवॉल्व्स अराउंड कॉपीराइट ओनरशिप अवर आउटपुट जनरेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोनॉमियसली आर विद इनपुट्स फ्रॉम ह्यूमंस। तो इसी के रिलेटेड एक क्यूरी का मतलब क्या होता है, एक मतलब आपको कोई उलझन होना, कोई फसाव होना, मतलब उस जिसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब आपको कोई डाउट है, तो इसी के रिलेटेड रिवॉल्व अराउंड कॉपीराइट ओनरशिप अवर आउटपुट जनरेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी तरह से एक क्वेरी है जो कि मतलब जो आउटपुट क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, ठीक है, अराउंड कॉपीराइट ओनरशिप, उसके ऊपर किसकी ओनरशिप होगी, जो कि डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ऑटोनॉमियसली, मतलब अपने से जो डेटा जनरेट किया जाएगा, या फिर जो इनपुट डालेगा ह्यूमन बीइंग, जो भी आप टाइप करोगे, उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डेटा प्रोवाइड करेगा ऑटोनॉमियसली, मतलब कहीं से भी वो डेटा चुराया नहीं होगा, तो उसकी ओनरशिप किसके पास होगी। मतलब आपको समझ में आया। ए रिलेटेड क्यूरी रिवॉल्व्स अराउंड द कॉपीराइट ओनरशिप, इसी के रिलेटेड एक क्यूरी है, एक डाउट है, किसको लेके, कॉपीराइट ओनरशिप को लेके, लेकिन कौन सी, किस चीज का कॉपीराइट, अवर आउटपुट जनरेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सपोज आपने कुछ टाइप किया तो उसका कुछ आउटपुट जनरेट होगा ना, अगर वो ऑटोनॉमियसली है, मतलब इंडिपेंडेंट है, उसने कहीं से डेटा नहीं चुराया है, ठीक है, तो उसका ओनरशिप किसके पास होगी। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ, सपोज मैंने कुछ टाइप किया, कोई डायनासोर के बारे में मैंने टाइप किया, तो कुछ ऐसा ऐसा डेटा आया जो किसी ऑथर ने, किसी राइटर ने नहीं लिखा हुआ है, तो क्या मैं उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूँ, उसकी ओनरशिप किसके पास होगी उस डेटा की। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। A recent decision of the United States District Court for the District Columbia in Stephen Thaler versus Shira Perlmutter is remarkable because it provides some insights on whether copyright can exist in work autonomously created by artificial intelligence। तो एक recent decision जो था यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, कोलंबिया का, स्टेफन थैलर वर्सेस शीरा पेलमुटर का ये केस था, ये जो डिसीजन आया ना, ये रिमार्केबल था, मतलब बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि इसने कुछ हमें इंसाइट, मतलब कुछ अंदर की बातें प्रोवाइड की कि क्या जो कॉपीराइट है वो एग्जिस्ट करता है, जो कि जो चीज़ें ऑटोनॉमियसली, मतलब इंडिपेंडेंटली क्रिएट की जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, तो क्या उसके ऊपर भी कोई कॉपीराइट क्लेम हो सकता है, इसके ऊपर ये डिसीजन था। In this case, Mr. Thaler owned an artificial intelligence system named Creative Machine, which he claimed had autonomously created a piece of visual art। इस केस में क्या था, जो मिस्टर थैलर थे वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को ओन करते थे, ठीक है, मतलब उनके पास वो था, उसका नाम था क्रिएटिविटी मशीन, और वो इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि उसने एक ऑटोनॉमियसली, मतलब इंडिपेंडेंटली कहीं से भी डेटा नहीं चुराया है, और एक विजुअल पीस ऑफ जो आर्ट है वो क्रिएट की है। इन हिज एप्लीकेशन फॉर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन बिफोर द यूएस कॉपीराइट ऑफिस, क्रिएटिविटी मशीन वाज मेंशन एज द ऑथर ऑफ द वर्क। तो उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली कॉपीराइट को लेके, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन को लेके यूएस कॉपीराइट ऑफिस के सामने,
उसमें जो क्रिएटिविटी मशीन थी ना, उसको ऑथर बताया गया उस काम का जो विजुअल आर्ट क्रिएट की गई थी। मिस्टर थैलर आल्सो एडिड दैट द कॉपीराइट ऑफ द वर्क वुड बी ट्रांसफर टू हिम। और उन्होंने उस एप्लीकेशन में ये भी लिखा था कि इसके जो कॉपीराइट है ना, इसका ऑथर कौन होगा, वो मशीन जिसने ये आर्ट तैयार की है। और फिर वो जो कॉपीराइट है ना, वो उन्होंने ये मांग की कि वो मुझे ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि मैं उस क्रिएटिविटी मशीन का ओनर हूँ। अभी आपको बात में समझ में आ रही है? द कॉपीराइट ऑफिस रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड दैट द सबमिटेड वर्क लैक्ड ह्यूमन ऑथरशिप। लेकिन जो कॉपीराइट ऑफिस था उसने इसको रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को, किस ग्राउंड के ऊपर, किस बेसिस के ऊपर, कि ये जो वर्क है ना, इसमें ह्यूमन ऑथरशिप नहीं है, मतलब इसमें ह्यूमन ने कोई काम नहीं किया है, ये सारी चीज़ें मशीन ने क्रिएट की है, तो हम आपको कॉपीराइट इसका प्रोवाइड नहीं करवा सकते। हिज प्लीज टू दी ऑफिस, मतलब उसकी जो जाचिका थी ऑफिस को लेके, प्ली का मतलब होता है जाचिका, टू रिकंसीडर हिज डिसीजन, दोबारा से उसने जाचिका डाली कि दोबारा से अपने डिसीजन को आप लोग रिकंसीडर करो। ये भी रिजेक्ट हो गई सेम तर्क के ऊपर, सेम रैशनल के ऊपर, मतलब वही तर्क दिया गया कि इसमें ह्यूमन ऑथरशिप नहीं है, इसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ये तो चीज़ें मशीन ने क्रिएट की है, तो हम आपको इसका कॉपीराइट प्रोवाइड नहीं करेंगे। ही चैलेंज द रिजेक्शन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब्सिक्वेंटली मतलब होता है उसके बाद में। उसके बाद में क्या किया उन्होंने, इस रिजेक्शन को दोबारा से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने जो है चैलेंज किया। द प्राइमरी लीगल क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज वेदर ए वर्क ऑटोनॉमसली जनरेटेड बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कुड बी कॉपीराइटेबल। तो सबसे बड़ा सवाल जो था कोर्ट के पास वो ये था कि ऐसा, मतलब ऐसी आर्ट या ऐसी कला जो किसी मशीन ने क्रिएट की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने क्रिएट की है, क्या वो भी कॉपीराइटेबल हो सकती है, मतलब उसका भी कॉपीराइट ले सकता है कोई, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था। आफ्टर रिव्यूइंग द रेलिवेंट statutory provisions, case laws and theoretical justifications for copyright protection, the court concluded that human creativity was essential to copyright protection। तो सारी चीज़ों को जो भी रेलिवेंट, जो सही चीज़ें थी, जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न थे, मतलब जो कानूनी प्रोविज़न थे, जो लॉज थे, या फिर जो थियोरटिकल जस्टिफिकेशन थी, उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद कोर्ट ने इस चीज़ को कंक्लूड किया, बताया, निर्णय लिया कि ह्यूमन क्रिएटिविटी वॉज असेंशियल, मतलब ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट, क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है टू कॉपीराइट प्रोटेक्शन। अगर आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन चाहिए तो उसमें कुछ ना कुछ जो है आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मशीन ने ही सब कुछ क्रिएट किया है। उसके बाद द कोर्ट लाइन ऑफ रीजनिंग इज इन ट्यून विद द जनरल पोजीशन ऑफ द यूएस कॉपीराइट ऑफिस, दस फॉर विस का मतलब होता है किसी के संबंध में, वर्क क्रिएटेड ऑटोनॉमियसली बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो जो कोर्ट की जो लाइन थी ना, मतलब कोर्ट ने जो जजमेंट थी, जो अपनी रीजनिंग दी, अपना तर्क दिया, इज इन ट्यून, मतलब ये किसके साथ मेल खाती थी, इज इन ट्यून का मतलब होता है मेल खाना, जो कि एक जनरल पोजीशन थी यूएस कॉपीराइट ऑफिस की, मतलब जो कॉपीराइट ऑफिस ने तर्क दिया था सेम तर्क जो है उसी तरह का कोर्ट ने दिया। दस फॉर, मतलब फॉर का मतलब होता है दूर होना, तो इसका कोई भी रिलेशन जो था ना ऑटोनॉमियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ नहीं था। In a document entitled Copyright Registration Guidance, work containing material generated by artificial intelligence, released in March 2023, the Copyright Office has categorically stated that the copyright can protect only material that is the product of human creativity। तो एक जो मटेरियल जनरेटेड एक वर्क जो आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मार्च 2023 में, तो उसने जो है द कॉपीराइट ऑफिस हैड कैटेगरी स्टेटेड दैट कॉपीराइट कैन प्रोटेक्ट ओनली मटेरियल। उसमें कहा गया था कि कॉपीराइट जो है, जो कॉपीराइट सिर्फ उन चीज़ों को मिल सकता है जो कि ह्यूमन क्रिएटिविटी के प्रोडक्ट है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ह्यूमन क्रिएटिविटी होनी चाहिए। फंडामेंटली द टर्म ऑथर यूज्ड इन बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉपीराइट एक्ट एक्सक्लूड्स नॉन ह्यूमंस। तो अगर हम लोग फंडामेंटली बात करें, मतलब मुख्यता से बात करें, तो जो टर्म ऑथर है ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हुई है और कॉपीराइट में यूज़ हुई है, कॉपीराइट एक्ट में, इसमें नॉन ह्यूमंस जो है वो एक्सक्लूड है, मतलब बाहर हैं। The office clarified that copyright applicants had a duty to disclose the inclusion of artificial intelligence generated content in any application, followed by detailed guidelines on doing so in registration form। तो जो ऑफिस था उसने क्लैरिफाई किया, जो भी कॉपीराइट एप्लीकेंट है, मतलब जो कॉपीराइट के लिए एप्लीकेशन डाल रहा है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो डिस्क्लोज करे, बताए जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जनरेटेड कंटेंट है एप्लीकेशन में, और उसकी जो है डिटेल गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करे जब वो आर्टिफिशियल फॉर्म को भरता है। मतलब उसको बताना पड़ेगा कि जो भी कंटेंट के लिए वो कॉपीराइट मांग रहा है वो कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्रिएट किया गया है। रिसेंटली इट आल्सो इनिशिएटेड ए पब्लिक कंसल्टेशन ऑन वेरियस कॉपीराइट रिलेटेड क्वेश्चंस पोज्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रिसेंटली जो है
बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मतलब पब्लिक कंसल्टेशन किया गया, पब्लिक के साथ भी बातचीत की गई है कॉपीराइट इश्यूज़ को लेके, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा लाए गए हैं, पोस्ट किए गए हैं। अब इंडिया की हम लोग बात करते हैं। कंपेयर द यूएस एपिसोड विद द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन इंडिया। प्रिवेलिंग का मतलब होता है फैली हुई, स्प्रेडिंग। तो अगर हम लोग जो इंडिया में सिचुएशन फैली हुई है उसके साथ कंपेयर करेंगे जो एग्जिस्ट करती है इंडिया में। In 2020, the Indian Copyright Office registered a work of art called Suryast, for which an artificial intelligence system named Raghav Artificial Intelligence Painting App was listed a co-author. Recently क्या हुआ, 2020 में इंडिया का जो कॉपीराइट ऑफिस है ना, उसने एक वर्क ऑफ आर्ट कॉल्ड सूर्यास्त उसको जो है मतलब रजिस्टर किया, ठीक है। विच एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम नेम राघव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप पेंटिंग ऐप वॉज लिस्टेड एज ए को ऑथर। और उसका ऑथर किसको माना गया? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप था राघव, उसको उसका को ऑथर माना गया। मतलब एक आदमी को ऑथर माना गया और एक ऐप को उसका ऑथर माना गया। The Copyright Office had previously rejected an application in which the same sister had been listed as a sole author. उससे पहले क्या था, जो ऑफिस था कॉपीराइट ऑफिस, उसने इसी तरह के एक आइडिया को रिजेक्ट किया था जब जब उस एप्लीकेशन को जो है एक मतलब सोल ऑथर माना जा रहा था, मतलब अकेला ऑथर माना जा रहा था। मतलब कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि हम एक मशीन को किसी चीज़ का ऑथर नहीं मान सकते अकेला, उसमें कुछ ना कुछ ह्यूमन क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब उन्होंने क्या किया, एक इंटेलिजेंस पेंटिंग ऐप को जो है को ऑथर माना। उससे पहले उन्होंने क्या किया था, अकेले ऐप को ऑथर मानने से रिजेक्ट कर दिया था। While India has not affected any legislative changes in Copyright Act 1957, the Copyright Office ignored the human authorship requirement in Indian copyright law when granting registration with an artificial intelligence system as a co-author. तो इंडिया में जो भी कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं लाई गई हैं, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपीराइट एक्ट था 1957, तो जो कॉपीराइट ऑफिस है ना, उसने इग्नोर किया है ह्यूमन ऑथरशिप रिक्वायरमेंट को इन इंडियन कॉपीराइट लॉ। मतलब इस चीज़ को इंडियन जो ऑफिस है वो नहीं मानता है कि कोई ह्यूमन क्रिएटिविटी की ज़रूरत है अगर आपको किसी चीज़ को कॉपीराइट करना है। तो इस चीज़ को इन्होंने इग्नोर किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को एक को ऑथर मान लिया। मतलब यूएस में इस चीज़ को रिजेक्ट किया गया, लेकिन इंडिया में क्या किया गया, एक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप को ऑथर मान लिया, मतलब साथी मान लिया। सपोज करो मैं हूँ और मेरा एक ऐप है, तो वो कोई चीज़ क्रिएट करता है तो उस ऐप को जो है उस चीज़ का ऑथर बना दिया। तो इंडिया ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि कोई मशीन जो है किसी चीज़ का ऑथर नहीं बन सकती, या फिर उसमें कोई ह्यूमन ऑथरशिप की ज़रूरत है। उसके बाद वैन दी मैटर बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल, जब ये मैटर ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया कि कैसे आप एक मशीन को ऑथर मान सकते हो, दी ऑफिस सेंट ए नोटिस टू दी ह्यूमन ऑथर। तो जो भी उसका ह्यूमन ऑथर था, मैंने बोला ना एक आदमी भी उसका ऑथर है, तो उन्होंने एक नोटिस सेंड कर दिया कि हम डिक्लेयरिंग इट्स इंटेंट टू विदड्रॉ दी रजिस्ट्रेशन, की उन्होंने ये बोला, एक मतलब अब एक इंटेंट दिखाया कि हम लोग जो है विदड्रॉ कर देंगे, वापस ले लेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है आपके कॉपीराइट का। बट द डेटा फ्रॉम द इंडियन कॉपीराइट ऑफिस वेबसाइट सजेस्ट दैट द वर्क कंसर्न कंटिन्यूज टू रिमेन एडजस्टेड। लेकिन अभी भी जो है जो डेटा है कॉपीराइट ऑफिस वेबसाइट से, वो हमें बताता है कि अभी भी उसका वर्क जो है ना वो रजिस्टर्ड है, उसको विदड्रॉ नहीं किया गया है। The Copyright Office is also yet to articulate mandatory disclosure requirement on the use of artificial intelligence or even initiate broader consultation on this important issue. अभी भी जो कॉपीराइट ऑफिस है ना, अभी भी is also yet to articulate, मतलब अभी तक वो उसने इस चीज़ को आर्टिकुलेट नहीं किया। आर्टिकुलेट का मतलब होता है व्यक्त करना। जो भी मैंडेटरी जरूरी डिस्क्लोजर है, रिक्वायरमेंट जो है आर्टिफिशियल, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना इस्तेमाल किया है, तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। और अभी भी उसने जो है ना कोई ब्रॉडर कंसल्टेशंस का मतलब होता है कोई डिस्कशन इस इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर नहीं की है। It may also be useful to review the current scenario in the light of recommendation of the 161st report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Commerce entitled Review of the Intellectual Property Regime in India। तो हमें जो है रिपोर्ट भी देखने की ज़रूरत है, जो भी रिव्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजाइम इन इंडिया। ये रिपोर्ट क्या सजेस्ट करती है? रिव्यूइंग द कॉपीराइट एक्ट 1956 एंड द 57 एंड द पेटेंट एक्ट 1970 to incorporate the emerging technologies of artificial intelligence and artificial intelligence related invention in their ambit। ambit का मतलब होता है रेंज, एरिया। तो ये एक्ट सजेस्ट करता है, जो भी एक्ट आया था ये, मतलब इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बताती है कि हमें जो है कॉपीराइट एक्ट में और जो पेटेंट एक्ट है 1970 का, इसमें शामिल करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी रिलेटेड इन्वेंशंस हैं, उनके एरियाज़ में, उनकी रेंज में उनको जो है हमें शामिल करना चाहिए कॉपीराइट एक्ट में।
A careful reading of the report suggests that some of its recommendation aim to relax the standard for securing copyright and patent। तो अगर हम लोग केयरफुल तरीके से इस चीज़ को पढ़ेंगे तो कुछ जो उसकी रिकमेंडेशन है ना कमेटी की, वो ये बताती है, उसका एम ये है कि जो भी स्टैंडर्ड है ना उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए कॉपीराइट्स को लेके, पेटेंट्स को लेके। बट दिस रिकमेंडेशन डू नॉट अपीयर टू बी इन्फॉर्म्ड बाय एनी स्टडी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड चैलेंजेस एंड नीड्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन है ना, ये इससे हमें ये पता नहीं चलता है कि कोई भी जो है डू नॉट अपीयर, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड चैलेंजेस को देखा है अपनी रिकमेंडेशन में, जहाँ जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन इकोसिस्टम है इंडिया में उसको लेके कोई बात की है। द कमेटी डिड नॉट कंसीडर द पोटेंशियल एडवर्स इम्प्लीकेशंस ऑफ सच एंड अप्रोच फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। तो कमेटी ने ना इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया है, जो भी पोटेंशियल मतलब जितनी भी क्षमता हो सकती है, एडवर्स मतलब बुरे इफेक्ट हो सकते हैं, इम्प्लीकेशन हो सकते हैं ऐसी अप्रोच के जो भी स्टार्टअप इंडिया में स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज अलार्मिंग, मतलब ये हमें जगाने वाला है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बता दिया, जो भी इंटरनेट में आपने क्रिएटिविटी की है, अपने आइडियाज़ डाले हुए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कन्फर्म मोनोपोली प्रोटेक्शन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना जो, वो हमें क्या करती है, मोनोपोली प्रोटेक्शन देती है। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ क्रिएट की है, आइडिया क्रिएट किया है, तो वो मेरा है, उसमें मेरी मोनोपोली है। एंड एज मोनोपोली राइट्स कैन हैव एक्सटेंसिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑन सोसाइटी। और ये जो मोनोपोली राइट्स है ना, इसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं सोसाइटी के ऊपर। वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट एक्सटेंडिंग इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड वे एग्जिस्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन टू आर्टिफिशियल जनरेटेड वर्क। तो हमें जो है ना थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में सीधे तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन है टू आर्टिफिशियल जनरेटेड वर्क में अगर उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। Many of the traditional economic arguments, such as the need to incentivize authors and inventors through copyright or patent, do not hold with the autonomous creative output of the artificial intelligence system, since machines are not influenced by such incentives। तो बहुत सारे ऐसे जो है ना ट्रेडिशनल इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट हैं, मतलब तर्क हैं, जैसे सच एज नीड टू इंसेंटिवाइज ऑथर, कि हमें जो है इंसेंटिवाइज करना चाहिए, मतलब कुछ फ़ायदा प्रोवाइड करना चाहिए ऑथर्स को या फिर इन्वेंटर्स हैं कॉपीराइट या पेटेंट के थ्रू। तो ये जो है ना ऑटोनॉमस सिस्टम जो आर्टिफिशियल मशीन्स ने क्रिएट किया है ना, उसके साथ ये जो है मतलब मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि आप मशीन्स को जो है ना मशीन इस चीज़ से प्रभावित नहीं होगी, इंसेंटिव आप मशीन को प्रोवाइड नहीं कर सकते। इन सम पॉलिसी मेकर्स एंड कोर्ट्स इन इंडिया आल्सो नीड टू अज्यूम ए मोर कॉशियस अप्रोच अगेंस्ट डिल्यूटिंग द ह्यूमन सेंट्रिक इन कॉपीराइट लॉ। तो इंडिया में जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, जो कोर्ट्स हैं, उनको एक आल्सो नीड टू अज्यूम का मतलब होता है लेना, उनको एक कॉशियस मतलब एक सतर्क अप्रोच की ज़रूरत है अगेंस्ट डिल्यूटिंग द ह्यूमन सेंट्रिक इन कॉपीराइट लॉ। तो जो ह्यूमन सेंट्रिसिटी को जो है ना, मतलब ह्यूमन बींग्स की इन्वॉल्वमेंट को जो कम किया जा रहा है, तो इसके रिलेटेड उनको कुछ और जो है ना मतलब सतर्क विचार करने की ज़रूरत है, सतर्क चीज थोड़ी मतलब सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक बार इसको जाके खुद से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जल्दी हुआ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बनाने में मैं लेट हो गया था। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।